खुशामदीद, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आप सबका भाई मोहम्मद अली। क्या आपने कभी अपने ख्वाब को सच होते हुए देखा है? ऐसा ख्वाब जो आप वक्त से पहले डर के जाग गए हो और आप चाहते हो कि ये ख्वाब कभी सच ना हो, लेकिन वो ख्वाब हकीकत हो। ख्वाब तो सिर्फ एक गलत फहमी थी जो आपके दिमाग में थी, दरअसल वो हकीकत ही था। ऐसी एक कहानी हमारे एक बहुत अच्छे लिसनर हैं जिन्होंने हमसे शेयर की और हाल ही में पेश आया उनके साथ, नाम ना बताने की शर्त पर। ये वाक़या उन्होंने हमसे शेयर किया। हमारे भाई कहते हैं कि मैं 2-3 दिनों के लिए ज़रूरी काम से घर से बाहर गया। अब क्योंकि सर्दियां हैं, घर वाले परेशान होते हैं। कराची से बाहर चला गया था, अंदरूने सिंध। वहां मुझे अचानक घर से कॉल आई कि तुम्हारे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने एक अजीब सा ख्वाब देखा और वो डरे हुए हैं। मैं अपने वालिद साहब की फिक्र में दौड़ा चला आया। अपने जो ज़रूरी काम से गया था वो काम तर्क करके मैं 2 दिन के अंदर ही वापस आ गया, जबकि मुझे शायद 1 दिन और दरकार था। और आके वालिद साहब के मूड को अच्छा किया, उनकी सेहत देखी और मैं दोबारा उसी जगह पर सोया जहां वालिद मोहतरम सोए थे। तो उसी रात मुझे एक अजीब सा ख्वाब आया और ख्वाब में देखता कि एक अजीब सी मखलूक ने मुझे पीछे से जकड़ लिया और मैं उसकी तरफ गर्दन घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अपने पंजों की मदद से मेरे चेहरे को वो मुसलसल दीवार की तरफ ही कर रही है, यानी अपने सर को घुमाने नहीं दे रही। और उसके बाद जब मैं किसी तरह छुड़ाने में कामयाब हो जाता हूं तो अपने वालिदैन की तरफ दौड़ता हूं, जो कि दीवार की तरफ दोनों एक साथ बैठे हुए थे, और एक छोटी सी मखलूक, यानी किसी 1 फीट के कद के या 1.5 फीट के कद के बच्चे जितनी मखलूक जो पूरी काली थी और उसके हाथ पैर भी अजीब तरह से टेढ़े और मुड़े हुए थे। उसने काला लिबास ज़ेबतन किया था। वो भी ऐसा लग रहा था जैसे अजीब सा लिबास हो, जिसे बहुत ही पुराने ज़माने में लोग पहना करते थे, और उसका लिबास भी फटा हुआ था। उसका चेहरा भी अजीब था। अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी कमरे में, और मैं उसे रोकने के लिए किसी डंडे की मदद से उसे धकेलते जा रहा हूं पीछे, और वो मुसलसल अंदर आने की कोशिश कर रही है और गुस्से में अपने पंजों को उस लकड़ी पर मार रही है जिस लकड़ी से मैं उसे धकेल रहा था, और उस लकड़ी में उसके बहुत सारे निशान बच जाते हैं। और अपने वालिदैन की तरफ ना पहुंचने देने के लिए मैं इतना गुस्से में आ गया कि उस मखलूक के ऊपर जंप लगा दिया और उसे बहुत जोर से लात मारने की कोशिश की, बाहर धकेलने की। लेकिन गोया उसके सामने पहुंचते ही मैं बेबस हो गया। मैं चाहकर भी मूव नहीं कर पा रहा। मैं फ्रीज हो गया और उसके बाद मेरी आंख खुल गई। हमारे भाई कहते हैं कि जो मेरी आंख खुली तो खौफ इतना ज्यादा था कि सर्दियों में भी मुझे पसीने थे, बहुत ज्यादा। सर्दियां हो रही थीं, पंखा बंद था, जबकि अभी तक कराची में इतनी सर्दियां आई नहीं, लेकिन हम जहां रहते हैं वहां बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। शहर की आबादी से थोड़ा सा दूर रहते हैं, हाईवे के करीब ही। जब मैं नींद से उठा, हाथ मुंह धोने के बाद फ्रेश होकर कमरे में आया, वालिदैन वहीं बैठे थे। वो नाश्ता कर रहे थे। मैं गुमसुम था क्योंकि मैंने ये ख्वाब देखा था। मैं थोड़ा सा परेशान था, लेकिन परेशानी में इजाफा तब हुआ जब उसी दरवाजे के पास बाहर वो लकड़ी पड़ी थी जो कभी भी हमारे घर में नहीं थी। वो महज ख्वाब का हिस्सा थी, लेकिन वो हकीकत में वहां मौजूद थी और उसमें निशानात भी थे। और जब मैंने अपने घर वालों से पूछा कि ये कहां से आई, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, शायद तुम्हारे भाई लाए हों। तो मैंने कहा नहीं। तो भाई से पूछा तो उसने कहा मैं नहीं जानता। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरी टांग में कुछ अजीब सी तकलीफ होने लगी। मुझे ऐसा लगा हो जैसे मैंने अपनी टांग को दीवार पर मारा हो। अब मुझे शक होने लगा कि जहां मैं सोया हुआ हूं यहां कोई तो गड़बड़ है। और अगली रात जब सोने से पहले मैं उस जगह का मायना करने लगा तो मुझे अजीब सी चीज महसूस हुई। दरअसल वो रास्ता सीधा बाहर की तरफ जाता है, और मुझे तब एहसास हुआ कि शायद गुजरते हुए किसी मखलूक ने अपना ये रास्ता बना दिया है, और इसी वजह से अब वो यहां से गुजरती है। एक चीज याद रखें कि शयातीने जिन्नात जो हैं वो जानबूझ के भी तंग कर सकते हैं। सिर्फ नेक जिन्नात जो होते हैं वो तब तक आपको तंग नहीं करते जब तक आप खुद उन्हें तंग ना करें। लेकिन हमारे भाई कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब रोज मैं उस जगह पर नजर रखने लगा, लेटे हुए, क्योंकि सीधा बाहर का दरवाजा नजर आता है, तो वहां पर आधी रात को मुझे अजीब अजीब चीजें गुजरती हुई दिखाई दी। कभी एक परिंदा उड़ते हुए दिखाई दिया, कभी मैंने आधी रात को किसी को जागते हुए देखा अंदर, जिसका चेहरा बहुत भयानक और बड़ा था।
जैसे किसी जानवर जैसा। और इससे भी अजीब बात तो ये थी कि उसी दरवाजे के पास मैंने एक उल्लू देखा। तब मैं बहुत डर गया, और जब मैं डंडा लेकर बाहर गया तो वहां कोई नहीं था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि जो ख्वाब हमने देखा, जो वालिद साहब की हालत हुई थी, यकीनन इसी मखलूक की वजह से हुई थी। और उसके बाद जब मैंने करीबी शख्स से पता किया, इमाम साहब से, तो उन्होंने कहा कि अपने दरवाजे का पर्दा पूरी तरह से बंद रखो। हमारा ग्रिल था जाली वाला, इसीलिए ये सब मामलात हो रहे थे। और पूरी तरह से बंद करने के बाद ये मुकम्मल सिलसिला बंद हो गया। इस तमाम सुनने वालों के लिए नसीहत भी है, बाज़ औक़ात सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े या बुरे हादसात होते हैं। अपने घर के दरवाज़ों को अंधेरा होते ही बंद रखा करो, ताकि गुजरने वाली मखलूक़ात की ज़द में ना आ जाओ। बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि आप लोग शमशान घाट वाली कहानी का भी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि थंबनेल में आपने यकीनन वही देखा। इस वाक़े के बाद मैं आप तमाम सुनने वालों से वो वाक़या शेयर करूंगा, लेकिन पहले हमारे इस भाई के वाक़े की तरफ बढ़ेंगे। हुसैन मोहिल ने डेरकी सिंध से ये वाक़या हमसे शेयर किया। बढ़ते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। इतवार का दिन था। मेरे घर वालों ने शहर से बाहर पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया, लेकिन मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे पेपर्स थे। मुझे किसी भी सूरत में यूनिवर्सिटी ज़रूर जाना था, इसीलिए मैं अपनी तैयारी करके रात को सो गया। जब यूनिवर्सिटी में पेपर से फ्री हुआ, अपने काम वगैरह निपटाकर मैं यही सोचने लगा कि घर वाले चले गए होंगे, क्योंकि वक्त तो उनका यही था जाने का। यानी अब जब मैं घर पहुंचूंगा तो वहां कोई नहीं होगा। बहरहाल बाहर से काम वाम निपटा के रास्ते में सोचते हुए घर आ गया, और जब अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा तो देखा दरवाजे पर ताला है, और मैं समझ गया कि वालिद मोहतरम भी चले गए होंगे। वरना मेरे माइंड में ये था कि शायद मेरे वालिद साहब नहीं गए हों, क्योंकि उन्हें अक्सर बेशतर घर में रहना ज़्यादा पसंद है। वालिद मोहतरम पिकनिक्स वगैरह पर जाना पसंद नहीं करते, लेकिन बहरहाल चले गए तो ये बहुत अच्छी बात है। लॉक खोल के घर में नहा धो के फ्रेश होके मैं एक तरफ बैठ गया। अब मैं अपने बेख्याली में वहां बैठा हुआ था, और अचानक मेरी निगाह ऊपर की तरफ गई तो देखा दूर से कोई मुझे झांक कर देख रहा है। तो मैं थोड़ा घबरा गया, और थोड़ा करीब जाकर देखा तो मैंने देखा अब्बू खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा, वालिद साहब आप घर पर ही हैं? मेरे अब्बू ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहने लगा कि हाँ तुम जरा ऊपर आओ, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। तो मैंने कहा अच्छा। अब्बू का रवैया थोड़ा अजीब था, पहले से बहुत अजीब, लेकिन खैर अब्बू ने मुझे ऊपर बुलाया था, मैं ऊपर चला गया। और जैसे ही कमरे में पहुंचा तो वहां पर खामोशी, कोई भी नहीं। पूरा कमरा वीरान था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराहट के मारे मैं समझ चुका था और बड़ी तेजी से नीचे उतरा और अपनी दादी जान को फोन किया। जब मैंने ये पूरा वाक्य अपनी दादी जान को सुनाया तो दादी ने कहा कि तुम्हारे वालिद तो हमारे साथ हैं, पूरी तौर पर ताला मारो और घर से बाहर निकलो, घर में अकेले मत बैठना। इस वाक्य के बाद तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं कहूंगी कि वहां रुकना, घर से बाहर निकलो। क्या आप बता सकते हैं कि हुसैन मुगल के साथ जो वाकया पेश आया उसमें वो जिन क्या था और क्यों था? हम नहीं जानते। जिन्नात की सोच और उनकी शरारत को हम पहचान नहीं सकते, लेकिन अलबत्ता हमारा अंदाजा ये है कि ये शेप शिफ्टर है। जिन्नात की 3 किस्मों में से एक वो किस्म जो शेप शिफ्टिंग करते हैं, रूप बदलने का इख्तियार रखते हैं, और उस पे कुछ पढ़ के ये लोग उस इंसानी रूप को इख्तियार करके उसकी आवाज़ और उसकी शक्ल सूरत इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन आप सोचें कि इख्तियार करने से पहले यकीनन ये उस शख्स को जानते होंगे या उसे पहचानने के बाद ही उसके रूप में कन्वर्ट होते होंगे। सोचने वाली बात है। अगर जिन्नात किसी का रूप इख्तियार करते हैं तो यकीनन पहले तहकीक तो करते होंगे उस शख्स के बारे में। आप सबकी क्या राय है जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं उस कहानी की तरफ जो कहानी हमारे थंबनेल में आप सबने पढ़ी ली, शमशान घाट की कहानी। और अब जो कहानी आप तमाम सुनने वालों की समातों तक पहुंचाने वाला हूं, ये शमशान घाट की कहानी जो कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान पंजाब में रावलपिंडी में कहीं पेश आई। वहां पर मौजूद एक बहुत पुराना शमशान घाट जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, कि एक ऐसे बेटे की कहानी है जिसने जिंदगी में चलने से लेके खाने पीने से ले हर काम अपने वालिद की मौजूदगी में किया, और अपनी जिंदगी में वालिद साहब के बिना तसव्वुर भी नहीं कर सकता था।
وہ اسی کی زبانی یہ کہانی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میرا نام روی ہے اور میرا تعلق پنجاب سے، پاکستان۔ ہم پاکستان بننے سے پہلے سے بھی یہیں پر آباد تھے اور آج بھی پوری فیملی اور خاندان کے ساتھ یہیں پر رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے سنانے کے بعد شاید آپ بھی خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج میں بالکل ٹھیک ٹھاک اور ایک ہٹا کٹا نوجوان ہوں، لیکن ہمیشہ سے میں ایسے نہیں تھا۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے ہاتھ پیر مڑے ہوئے تھے، یعنی ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ آرتھوپیڈکس وغیرہ کو دکھانے کے بعد جوتے پہنائے جاتے ہیں پیر سیدھے کرنے کے لیے، پنجے مڑے ہوئے تھے اور ہاتھ بھی۔ اس طرح میرے والد محترم کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ میرے پیرنٹس نے میرے لیے بہت کچھ کیا۔ ان کی آمدنی کم ہونے کے باوجود ادھاروں پر گزارا کر کے، اپنی چیزیں بیچ بیچ کے انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں ٹھیک ٹھاک اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ مالی اعتبار سے کمزور ہونے کے باوجود ادھار لے کے، اپنی قیمتی چیزیں بیچ کر بھی، اپنے پرکھوں کے اثاثے بیچ کر، زمینیں بیچ کے انہوں نے میرا علاج کروایا۔ جب سے میں نے آنکھ کھولی اور جب میں سمجھدار ہوا، میں اپنے والد کی گود سے نیچے اترتا اور چڑھتا، کھانا بھی اسی کی گود میں کھاتا، کبھی والدہ کی، کبھی پارک میں مجھے ٹہلنے لے جاتے۔ یہاں تک کہ میں 6-7 سال کی عمر میں پہنچا تو میں بالکل ٹھیک سے چلنے لگا۔ میرے دونوں پاؤں پوری طرح سے نارمل ہو گئے اور میرا وہ ہاتھ جو تھوڑا سا ٹیڑھا تھا، اس کا بھی علاج ہو گیا۔ آخری سرجری باقی تھی، وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی اور اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یعنی میری زندگی میں اتار چڑھاؤ بہت آئے، لیکن میرے والدین نے ہمت نہیں ہاری۔ اسی لیے آج میں بالکل ٹھیک اور نارمل ہوں۔ میرا پورا نام رویدین داس ہے۔ میرے والد نے مجھے زندگی میں سب کچھ دیا، یعنی میری زندگی میں میرا ریئل ٹائم ہیرو میرے والد تھے، اور اچانک ایک دن ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ایسے شخص کے انتقال کے بعد گھر والوں پر کیا بیتے گی یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا، میرے گھر والے بھی۔ میں ان کے دکھ سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ جب شمشان گھاٹ لے گئے تب میں بھی گیا۔ آپ جانتے ہیں ہندوؤں میں رسمیں ہوتی ہیں، وہ تمام رسم پوری کرنے کے بعد سب جاتے گئے۔ گھر والے کہتے گئے چلو بس چلو، اب یہی لکھا تھا زندگی میں اور یہی حقیقت بھی ہے، سب کو گزر جانا ہے، چلو بس آ جاؤ۔ لیکن میں وہاں سے ہلنے کا نہیں۔ خیر میں گھر آ گیا۔ والدہ کی فکر ہو رہی تھی کہ وہ اکیلی ہے، اس وقت انہیں دکھ نہیں دینا چاہیے۔ میں گھر آ گیا، لیکن آدھی رات کو دوبارہ قبرستان گیا، یعنی شمشان گھاٹ، دیکھنے کے لیے کہ وہ جو راکھ پڑی ہوگی اس راکھ کو دیکھ کر روں گا، تھوڑا دل ہلکا کر لوں گا۔ جتنا برا میرا حال تھا اتنا ہی میری بہن کا بھی تھا، کیونکہ وہ بھی لاڈلی تھی۔ میرے والد بہت سافٹ نیچر کے مالک تھے، وہ بہت پیار کرتے تھے۔ خیر وہ خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن کچھ دن گزر جانے کے بعد میری بہن نے ضد کی کہ تم مجھے قبرستان لے چلو، تم مجھے اس جگہ لے چلو جہاں پہ والد صاحب کی چتا جلائی تھی۔ تو میں نے کہا کہ اب تو نہ جانے کتنی چتائیں جل چکی ہوں گی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اب تو 6 دن ہی گزرے، لے چلو مجھے۔ بس وہیں سے برائی کا آغاز ہوا۔ مجھے لے کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ رات کے وقت میں لے کے گیا، تقریباً عشاء کا وقت ہوتا ہے، اس وقت چلا گیا۔ وہاں پہ بہت سناٹا اور ویرانیت تھی۔ میری بہن اس جگہ کو دیکھ کر ہی رونے لگی، کیونکہ ابھی تک وہاں پر میرے والد کے علاوہ اور کسی کی چتا نہیں تھی۔ بہرحال اس جگہ کو صاف کر دیا گیا تھا ہم لوگوں کی طرف سے ہی، لیکن پھر بھی راکھ ہٹانے کے باوجود بھی تھوڑی بہت راکھ وہاں پڑی تھی۔ اب جب میری بہن بہت زیادہ رونے لگی، چلانے لگی، بہت زیادہ چیخ چیخ کے رونے لگی، تو میں اسے گلے لگا کے سمجھانے لگا کہ شمشان گھاٹ میں روتے نہیں ہے زیادہ، مت رو۔ میں انہیں سمجھانے لگا اپنے مذہب کے مطابق کہ اب ان کے اگلے سفر کے لیے ان کے لیے دعا کرو۔ لیکن اس کے بعد میری بہن اتنی ایموشنل ہو گئی کہ وہ ایسی بچپن کی باتیں کرنے لگی کہ میں بھی ایموشنل ہو گیا، اور میں اپنے والد کی چتا کے پاس گیا اور وہاں ان کی راکھ اٹھائے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اپنے چہرے پر مل لی۔ بس یہ وہ غلطی تھی، وہاں آس پاس موجود مخلوق ان جنات جسے کہتے ہیں شاید موجود تھی۔ ہمارے لیے برے دن شروع ہوئے جبکہ وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اچانک سے ایک شخص نمودار ہوا جس کی عمر بہت زیادہ تھی، سفید داڑھی تھی، ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، دھوتی پہنی ہوئی تھی اور اوپر ایک سفید کوٹی تھی۔ ہلکا ہلکا چلتے ہوئے ہماری طرف آیا اور کہنے لگا کہ ایسے رونے والے تو روز آتے ہیں، لیکن آدھی رات کو رونے والے بہت کم آتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ معاف کیجیے گا، بس میں جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں نکالنے نہیں آیا، اور میں ہوتا بھی کون ہوں نکالنے والا، میں تو دیکھنے آیا ہوں کہ تم لوگ اتنا رو کیوں رہے ہو۔ تو میری بہن اپنی گردن کو گھما کے مجھ سے بات کرنے لگی، اس شخص سے ذرا کنارہ ہو گئی۔ تو میں نے اپنی بہن کو کہا کہ بس اب عجیب عجیب لوگ آ رہے ہیں، چلو یہاں سے۔ میں ہاتھ پکڑ کے جانے لگا اور میری بہن نے کہا ارے میرے کپڑا کہیں پہ اٹک گیا۔
उसकी चादर कहीं फंस गई और जैसे वो मुड़ी तो वो बूढ़ा शख्स वहां था ही नहीं, अचानक गायब हो गया। हम दोनों डर के मारे जल्दी तेज कदमों से भागे। मेरे हाथों में वो राख थी और मेरा चेहरा और हाथ जलने लगे। अजीब सी हालत होने लगी। और जब हम दोनों घर पहुंचे तो उसके बाद जो हुआ बहुत ही खतरनाक और बहुत भयानक मंजर था। मैं बाथरूम से हाथ मुंह धोकर जैसे निकला हूं तो मेरी बहन जमीन पर सांप की तरह बनकर लेटी हुई थी और उसके बराबर में मेरी मां उसे देखकर डर रही थी। मैंने कहा, यह क्या हुआ? तो मेरी बहन ने कहा, खुद ही पूछ लो तुम लोग कहां से आ रहे हो। तो मैंने बताया, शमशान घाट गए थे। मेरी मां ने कहा कि अपने साथ किसी गैर मराई मखलूक को भी लेकर आए हो, ये किसी जिन्नात का शिकार हो चुकी है। जब मैंने अपनी बहन से पूछा कौन हो तो वो चिल्ला के कहने लगी कि मैं कौन हूं, तुम बताओ तुम लोग कौन हो। तुम लोगों ने रो के मुझे बहुत तकलीफ दी और तुम लोगों ने उस वक्त मेरे पास आके मुझे खलल दी, मेरी आराम में तकलीफ दी। जब मैं वहां अपनी फैमिली के साथ आराम कर रही थी, बैठी हुई थी, और अब मैं छोड़ूंगी नहीं। हमारे भाई कहते हैं कि दरअसल कोई जिन्नात, कोई उसकी फैमिली मखलूक वहां पर मौजूद थी जो हमें दिखाई नहीं दी। और जब मेरी बहन चिल्ला रही थी, रो रही थी और हम गुजर रहे थे, हो सकता है कि किसी के ऊपर से हम गुजर गए। बस वही थी, बस यही मुसीबत थी जो मेरी बहन पर आ गई। मेरी बहन की आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं, उसके बाल अजीब तरह से मुड़े, उसके बाल पूरे सुड़ गए, ऐसे लग रहा था जैसे मट्टी चढ़ी हुई है उसके बालों में, इस तरह ड्राई हो गए और उसके चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगीं। गोया आहिस्ता आहिस्ता बातें करते करते मेरी बहन का चेहरा ही बदल गया। उसके हाथ पैर एकदम से अकड़ गए जैसे मिर्गी चढ़ती है। इस तरह वो तड़पने लगी तो हमने पानी वगैरह मुंह पे छिड़काव किया, थोड़ी बेहतर हुई। आधी आधी रात को किचन में जाकर कच्चा गोश्त खाती। मेरी बहन पिज्जा खाने की बहुत शौकीन थी। पिज्जा की जो चिकन मैरिनेटेड पड़ी रहती थी वो मसाला समेत खा लेती कच्चा। मेरी वालदा चिल्लाती। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। मेरी बहन को कहीं भी दौरा पड़ जाता और वो गिर जाती और तड़पने लगती। रावलपिंडी के मार्केट में अचानक से वो गिर गई, लोगों का मजमा जमा हो गया और वो तड़पने लगी और फिर वहां से हम उसे घर लेकर आए। हम हॉस्पिटल भी दिखा चुके थे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक दिन तो बहुत अजीब हुआ। मेरी बहन कमरे में सो रही थी और मैंने खुद दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद करके जैसे पलटा हूं तो मेरी बहन सामने थी। मेरे पास कहने को एक लफ्ज भी नहीं था, बस खामोशी से देख रहा था। और दोबारा जो दरवाजा खोलता हूं तो मेरी बहन अंदर सोई हुई थी और पीछे कोई नहीं था। तब डर के मारे मैं अंदर ही चला गया और अम्मी जान को चिल्लाते हुए ऊपर बुलाया और अम्मी आई और अम्मी कहने लगी कि तुम लोग ऊपर क्या कर रहे हो, तो नीचे कौन है? मैंने कहा, अम्मी हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, हमें जरूर कुछ करना चाहिए। हमारे भाई कहते हैं कि हमारे एक पंडित हैं, हमने उनको बुलाया। उन्होंने झाड़ फूक की और झाड़ फूक करने के बाद वो कहने लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम लोगों ने किसी बहुत ही बड़े शैतान को अपने घर लेकर आए हो। अब ये किस तरह हुआ है मैं नहीं जानता, लेकिन कोई बहुत बड़ा खतरनाक और ताकतवर शैतान है जो तुम्हारे घर में आ चुका है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, बेहतर ये है कि घर छोड़ दो। असल बात तो ये थी कि मेरी बहन पोजेशन में आ गई थी, वो पोजेस्ड हो गई थी। अब घर छोड़ना या ना छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता। एक दिन मैं शाम को छत पर पतंग उड़ा रहा था। अब हमें आदत हो चुकी थी अपनी बहन की इस हालत से। इतना इलाज करवाने के बावजूद वो ठीक नहीं हुई। मैं छत पे पतंग उड़ा रहा था, मेरी बहन आई। अम्मी चाय पे नीचे बुला रही हैं और जब मैं नीचे गया तो कोई नहीं। मैं देखता हूं सन्नाटा, बाथरूम का दरवाजा भी खुला हुआ है। किचन में चूल्हे पर चाय थी, ना अम्मी थी ना बहन थी। और नीचे जाके देखता हूं तो मेरी वालिदा मेरी बहन को हिलाती जा रही हैं, उठा रही हैं। वो बेहोश हो गई, पानी छिड़क रही थी। ये सब भूल भुलाया हमारे घर में रोज होने लगा। और बिल आखिर मेरा एक दोस्त है जिसने कहा कि तुम लोग शहर से दूर आ जाओ, फिलहाल हमारे घर आ जाओ लाहौर में, और यहां पर मैं तुम लोगों का इलाज भी कराऊंगा और हो सका तो देखूंगा जितना हो सका मुझसे। दरअसल वो बहुत अच्छा इंसान है, चैरिटी भी करता है। और इस तरह मेरी बहन का पूरा इलाज तकरीबन 6 से 7 महीने लाहौर में हुआ। ख्वाब में अचानक शमशान घाट आने लगा, वो जगह आने लगी, वो आग, जलती हुई चिता, अजीब तरह के मंजर सामने आते रहे थे। मतलब हमारी जिंदगी अजीब ही कशमकश में थी। बहन कुले बहुत परेशान थे, वालिद साहब की याद में रोते भी थे, तकलीफ भी काटते, लेकिन बहन का सोच के और डबल परेशान हो जाते। बिलाखिर बहन तो ठीक हो गई, लेकिन मेरी बहन ने खुद को इतनी चोटें दी कि उसके चेहरे पर काफ़ी निशानात हो गए, जिससे आज भी वो निशानात उसके चेहरे पर जाहिर होते हैं। और मैं पछताता हूँ कि अपनी बहन को शमशान घाट आखिर लेके ही क्यों गया, मुझे नहीं ले जाना चाहिए था। याद रखें दोस्तों कि शमशान घाट भी वो जगह है जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है हिंदू मजहब के मुताबिक। और कब्रिस्तान हो या शमशान घाट हो,
जिन्नात की गुजरगाह तो होती है, तो ऐसी जगहों पर बाल खोल के रोना, बल्कि कहते हैं कि बाथरूम में भी नहीं रोना चाहिए, खबीस जिन्नात होते हैं। तो ग्रेव यार्ड में या शमशान घाट में रोना कितना खतरनाक हो सकता है। इस तरह खबीस और काफिर जिन्नात पीछे लग जाते हैं। जो मेरी बहन के साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। एहतियात करें, एहतियात पछतावे से बेहतर है। बहुत शुक्रिया रवि भाई, आपने अपना वाकया शेयर किया। मैं मशकूर हूं आपका, दिल से शुक्रिया। आप सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, और आप तमाम सुनने वालों का भी इस सर्द रातों में चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ या लेटर नाइट बैठे हुए हॉरर स्टोरी सुनने का मज़ा ही अलग है। सुनते रहें, इंजॉय करें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी। नमाज पढ़ते रहें और तहारत की हालत में रहें। अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें। उनकी ज़िंदगी में ही उन्हें हर वो चीज़ खिलाएं जो वो खाना चाहते हों। उनके दिल को कभी मत मारें, वरना जब वो दुनिया से गुजर जाते हैं तो फातिहा में लोग डिशेस की लाइन लगा देते हैं जो बेमायने होती हैं। उनकी ज़िंदगी में ही उन्हें खुश रखें। बहुत शुक्रिया। मेरे वालिदैन को भी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे भी। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।